नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार मैं यहाँ पर सब लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नरेंद्र छाबड़ा लिखित पूरक पठन देखने जा रहे हैं। इसका नाम है दो लघु कथाएँ। तो बच्चों, यहाँ पर दो लघु कथाएँ दी है और दोनों लघु कथाओं में से सचमुच हमें एक सीख मिलती है। एक जीवन का एक नए तरीके से जीवन जीने का ढंग हमें मालूम होता है। तो बच्चों, यहाँ पर पहले लेखक की थोड़ी जानकारी लेंगे। लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ उनकी बहुत सी लघु कथाएँ उन्होंने लिखी है और उनकी ये लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। तो यहाँ पर जो लघु कथाएँ दी गई है, प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे देकर सामान लेकर चले जाते हैं। इसके अलावा जब रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से हमें बचना चाहिए। और जो बच्चों दूसरी लघु कथा है, इसमें लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग कसा है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम दो लघु कथाएँ इस पूरक पठन द्वारा जो सीख लघु कथाओं से हमें मिलने वाली है, इसे हमें ध्यान में लेना है और हम किस हद तक इसमें उतर सकते हैं ये भी देखना है। यह जीवन में अपने आप एक बहुत बड़ी सीख है। तो बच्चों, चलो हम अपनी पहली लघु कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंगाल। तो यहाँ पर कंगाल यह पहली कहानी में पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। दिन तो अंगारों से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहानी का नाम है कंगाल। तो देखेंगे क्यों ये आरक्षी शीर्षक इस लघु कथा को दिया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ष का जिक्र किया है, उस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो भीषण यानी कि भयानक। तो बच्चों, यहाँ पर हम हर वर्ष भी भीषण गर्मी का यहाँ पर सामना करते हैं, हमें यह महसूस होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें ये भीषण आभास होता है, भयानक गर्मी पड़ जाती है। उसी प्रकार एक वर्ष भीषण गर्मी पड़ी थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। तो यहाँ पर दिन में अंगारे यानी कि सूरज बहुत तेज था, गर्मी बहुत तेज थी और यहाँ पर सब माहौल तप रहा था। सब भीषण गर्मी से परेशान थे। रात में भी कहीं ठंडक नहीं थी, कहीं भी को सुकून नहीं था। और रातों में भी लू का मतलब होता है जो दिन में तपी हुई वायु होती है, वही उसका झोंके रात को भी चलते रहते हैं। और उमस यानी कि हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, यहाँ पर कोई भी तक हिलता डुलता नहीं है। और जो दिन में जो गर्मी होती है, उसका आभास रातों में भी लू का रूप लेकर सामने आती है, यानी कि दिन में भी वही हाल और रात में भी वही हाल। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने सोचा कि इस लीजिए और घुटन भरे, लीजिए यानी कि बेढंगा, अशोभनीय यानी कि ये जो बेढंगा वातावरण था
अशोभनीय जो वातावरण ने रूप लिया था, और ये घुटन भरा सांस लेने में भी यहाँ पर बहुत कठिनाई, और यहाँ पर तंग आ जाता है मनुष्य। कई बार हमने भी महसूस किया है, कितने भी पंखे चलाओ, यहाँ पर एसी चलाओ, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी चैन नहीं मिलता है। और इसी से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन पहाड़ों पर जाकर आए। तो इसी विचार के साथ लेखक ने अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। तो यहाँ पर लेखक और परिवार यहाँ पर पर्वतीय स्थल पर जाने की यहाँ पर योजना बनाते हैं, क्योंकि दिल को थोड़ी ठंडक मिले, दिल को थोड़ी राहत मिले, चैन मिले, सुकून मिले। तो इसलिए हम भी यहाँ पर गर्मियों के दिनों में ऐसा ही प्रयोजन करते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर लेखक ने किया है। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। और पर्वतीय स्थल कुछ ऐसे होते हैं जो सचमुच दिल को राहत देते हैं, आराम देते हैं और सुकून देते हैं, यानी कि शांति देते हैं। तो इस प्रकार लेखक को भी राहत मिली। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े। तो यहाँ पर खुला वातावरण होता है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है, पहाड़ होती हैं, नदियाँ होती है, ठंडे हवा के झोंके होते हैं। और इससे जो यहाँ पर वर्णन किया है, हरे भरे पहाड़ों पर हरियाली छाई हुई थी जो सीना ताने खड़े थे, और दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, वहाँ के जो वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष, उसे दीर्घता का रूप दिया है। पहाड़ों की नीरवता में नीरवता यानी कि जिसमें ध्वनि न हो। तो इस प्रकार जो पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपने अस्तित्व सिद्ध करते झरने, और यहाँ पर पहाड़ों में जो शांति थी, उसमें झरने जो बह रहे थे वो अपना अस्तित्व सिद्ध कर रहे थे, मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो इस प्रकार बहुत ही सुहावना दृश्य, सुहावना मनोहारी दृश्य और यहाँ पर मनोहारी स्थल में यहाँ पर लेखक पहुँच चुके थे, जिससे उन्हें सुकून आया था और यात्रा का प्रयोजन उनका सफल रहा। आगे चलकर देखेंगे। उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो जहाँ पर लेकर गए थे वही एक दिन वह शाम को टहलने निकलते हैं झील के किनारे, और टहलते सामने से भुट्टे वाला गुजरता है और वह पूछता है कि साहब आप भुट्टा लेंगे? गर्मा गर्म है, भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। तो यहाँ पर लेखक के मन में कोई भाव नहीं था लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन लेखक उसका दाम पूछ लेते हैं। तो वह भुट्टे वाला कहता है कि 5 रुपये का है। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये का एक मिलता है, तुम 3 ले लो। तो यहाँ पर लेखक उससे भुट्टे का दाम पूछता है, तो वह बताता है कि 5 रुपये में एक भुट्टा मिलेगा, गर्मा गर्म और मसालेदार। लेकिन लेखक को उसका दाम शायद अच्छा नहीं लगता है, तो वे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 2 रुपये में ही मिलता है, चाहो तो तुम 3 रुपये ले सकते हो। पता नहीं लेखक के शहर में भी 2 रुपये में मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें दाम में शायद कम ज़्यादा करनी थी, शायद वो कम कर दे पैसे। इस हिसाब से उन्होंने 3 रुपये को एक भुट्टा मांग लिया। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भुट्टे वाला भी कहता है कि नहीं, 5 से मैं कम में एक भी भुट्टा नहीं दे सकता। तो लेखक कहते हैं रहने दो, और लेखक आगे बढ़ जाते हैं। एकाएक पैर ठिठक गए। तो यहाँ पर ठिठकना यानी कि चलते चलते वे रुक जाते हैं। उनके मन में विचार आता है कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, यानी कि यहाँ पर जिनके पास सचमुच पैसे होते हैं वे तो इस प्रकार पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं और आते भी हैं।
बड़े बड़े ख्वाबों को लेकर कई पैसे कई खर्चे करते हैं और यहाँ पर पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं। उन्हीं में से लेखक भी थे। हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर करीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। तो यहाँ पर लेखक अपने ही मन में यहाँ पर तावील होते हैं और उन्हें लगता है कि इतनी सारी योजना बनाई, प्रयोजन बनाया और यहाँ पर इतनी दूर हम कई पैसे खर्च करके, हज़ारों पैसे खर्च करके यहाँ पर आए, होटलों में रुके, अच्छा खाना खाया और यहाँ पर घूमे फिरे और बड़े बड़े दुकानों में भी कई चीज़ें ली, लेकिन वहाँ पर तो हमने कोई दाम में शिकायत नहीं की। मुँह मांगा दाम हम दे देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाला 1 रुपये भी उसमें से कम नहीं करेगा, क्योंकि उनके दाम निश्चित होते हैं। वहाँ पर तो हमारी चलती नहीं है, बल्कि हम उससे 1 रुपये भी कम या ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं जो सचमुच उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे रेहड़ी वाले, फेरी वाले, इनसे भला हम 1-1, 2-2 रुपये के लिए झिक-झिक क्यों करते हैं। सचमुच ये इतने गरीब होते हैं कि इन्हें ही पैसों की ज़रूरत होती है और उन्हीं से हम झिक-झिक करते हैं। क्या ये अच्छा है। तो यहाँ पर लेखक खुद को ही कंगाल समझते हैं, यानी कि पैसे होकर भी हम अगर किसी ज़रूरतमंद को नहीं दे सकते, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, तो सचमुच हम कंगाल है। इस प्रकार उन्हें आभास होता है। तो उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब सुकून का अनुभव कर रहा था। इस प्रकार मन में विचार आते ही लेखक का मन खिटक जाता है। लेखक ठहर जाते हैं और जब उन्हें भास होता है, उन्हें सचमुच ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से हमें झिक-झिक नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें मुँह मांगे दाम में उनसे कुछ वस्तुएं, चीज़ें खरीदनी चाहिए, जिससे उन्हें भी आनंद मिले और हमें भी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रुपये के लिए इतनी मेहनत, इतना कष्ट उठाते हैं, तो फिर हमारी ये झिक-झिक किस काम की। वैसे तो हमारे हज़ारों लाखों रुपए इसी शौक करने में ही खर्च हो जाते हैं, तो भला ऐसा विचार करना हमारा क्या उचित है। इसलिए लेखक को वहीं पर पछतावा होता है और वे उस भुट्टे वाले से 4 भुट्टे ले लेते हैं और उसे 20 रुपये देते हैं। वह भी आनंदित हो जाता है और लेखक के मन को भी बहुत सुकून मिलता है और सुकून से वे घर लौटते हैं। तो इस प्रकार इस पूरा पठन के पहले लघु कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। यहाँ पर जो छोटे दुकानदार या खुमचे वालों से सामान खरीदते हुए लोगों का व्यवहार बदल जाता है, वह व्यवहार हमें बदलना नहीं चाहिए। छोटे छोटे दुकानदार, खुमचे वाले, यहाँ पर रेहड़ी वाले, फेरी वाले जो होते हैं, तो इनसे जब हम व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल ही झिक-झिक नहीं करनी चाहिए। लोग उनसे 1-2 रुपये कम करने के बारे में बहस पर उतर आते हैं। हमें यह मानसिकता बदलनी होगी, तभी हमारे मन को सुकून मिलेगा और तभी हम मानवता का कुछ अच्छा उदाहरण यहाँ पर समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पहली लघु कथा देखी। अभी हम मुड़ते हैं दूसरी लघु कथा की ओर, जिसका नाम है सही उत्तर। तो देखेंगे बच्चों दूसरी लघु कथा सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। तो यहाँ पर शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी इसकी जानकारी देती हूँ। यहाँ पर समाज में कई ऐसे युवक हैं जो योग्यता होने पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। इस लघु कथा में भी यह जो युवक है वह अपवाद नहीं है। वह
नौकरी की योग्यता तो उसमें होती है, लेकिन हर जगह उसे भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का सामना करना पड़ता है और इसीलिए उसे नौकरी नहीं मिल पाती। भले उस युवक के पास देश प्रेम है, नैतिकता है, सारे मानवीय गुण उसमें मौजूद है। इसी प्रकार एक जगह पर वह साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ पर उपस्थित अधिकारी उससे भ्रष्टाचार एवं रिश्वत के बारे में उसकी राय पूछते हैं, लेकिन युवक भी उसी का सामना कर रहा था। आज तक उसके नौकरी न मिलने का कारण भी भ्रष्टाचार और रिश्वत ही था और इसीलिए उसकी ये आंतरिक पीड़ा थी। उसे वह सहज एवं स्पष्ट शब्दों में बता देता है, व्यक्त कर देता है। वह प्रश्न के सही उत्तर देता है क्योंकि उसने स्वयं इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को बारीकी से देखा था। युवक द्वारा सही उत्तर मिलने पर उपस्थित अधिकारी उसे नौकरी दे देते हैं। तो यही कहानी यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है सही उत्तर। तो देखेंगे बच्चों, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। तो यहाँ पर इस कहानी में जो युवक है उसने कई जगह पर साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था, नौकरी के लिए वह आवेदन कर चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब थी। इसका मतलब ये है कि प्रमाण पत्र तो बहुत अच्छे थे, मार्क भी अच्छे थे, सारे गुण उसमें मौजूद थे, लेकिन वह फाइल भी अभी किसी काम की नहीं थी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जो समाज में फैली हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे करप्शन नाम दिया गया था और अभी भ्रष्टाचार यह नाम है। भ्रष्टाचार यानी कि लोग स्वयं के फ़ायदे के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, स्वयं की तिजोरियाँ भरने के लिए, यहाँ पर पैसे कमाने के लिए 2 नंबर के कई धंधे करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं लोगों से और फिर उनके काम करते हैं क्योंकि इसमें उनका मुनाफा ज़्यादा होता है। ये जो अधिकारी होते हैं इनका पद का इस्तेमाल वह सही ढंग से नहीं करते हैं, उनका फ़ायदा कर लेते हैं, बाद में वह सामने वाले का काम करते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये रिश्वत नहीं दे पाते हैं, वे भ्रष्टाचार को नकारते हैं और इसके कारण कई युवक यहाँ पर नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, बल्कि उन्हें नौकरी ही नहीं मिलती है। भले ही उनके पास कितने ही अच्छे प्रमाण पत्र क्यों न हो, अच्छी डिग्रियाँ क्यों न हो, कितने अच्छे मार्क्स क्यों न हो, तो योग्यता के बावजूद भी उसका चयन यानी कि उसकी क्या बोलते हैं उसे, चयन यानी कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर चुनने का काम उसे जो चुना जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, योग्यता के बावजूद सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। हर ओर से अब निराश हो चुका था। उसे लग रहा था कि इतने अच्छे प्रमाण पत्र होने के बावजूद, योग्य होने के बावजूद, इसके अलावा वह एक देश प्रेमी था, नैतिकता जैसे गुण भी उसमें थे और इतना सब कुछ होने के बावजूद सही रास्ते पर वही था, केवल उसके पास पैसा नहीं था। भ्रष्टाचार उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, रिश्वतखोरी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए वह हमेशा निराश होकर आता था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। इस प्रकार वह खाली हाथ लौटता था और उस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को वह कोसता था। उसे लगता था योग्यताएं होने के बावजूद भी इस प्रकार मेरा चयन नहीं हो रहा है, इसके लिए वो अपने ही मन को खाए जा रहा था। लेकिन अब तक उसने सत्य की राह नहीं छोड़ी थी क्योंकि ये उसकी आंतरिक पीड़ा थी। उसे पता था कि यहाँ पर समाज में भ्रष्टाचार और रिश्वत ने किस प्रकार अपना जंजाल फैलाया हुआ है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया।
था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। तो जो सभ्य युवक में, अच्छे भारतीय नागरिक में जो गुण चाहिए थे वे सभी मौजूद थे। देश प्रेम था, नैतिकता थी, शिष्टाचार था, ईमानदारी थी। ये गुण बहुत बड़े होते हैं किसी भी मकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन ये गुण भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। शिक्षा भी कोई काम नहीं कर रही थी। केवल भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? और वही पूछ लिया जो नहीं पूछना था, लेकिन अच्छा हुआ जो पूछ लिया। पहला ही प्रश्न पड़ा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो युवक ने कहा, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार को उसने यहाँ पर कीड़े की उपमा दी है। एक ऐसा कीड़ा होता है जो घुन की तरह, जो घुन का कीड़ा होता है वो लकड़ी को अंदर से कंगाल बनाता है, अंदर से ही खाता है, और जो लकड़ी होती है या अनाज होता है उसे निकामी कर देता है। तो इसी प्रकार का यह कीड़ा है जो धीरे धीरे पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। इतना अच्छा देश हमारा, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे इस कीड़े ने जो जंजाल बिछाया है, इसके लिए जो सामाजिक व्यवस्था है वो चिंताजनक हो गई है। इसलिए कहीं पर भी कुछ भी साफ साफ नहीं है और सभी जगह पर चिंताजनक परिस्थिति हो चुकी है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। भले ही अधिकारी भ्रष्टाचारी हो, यहाँ पर रिश्वतखोर हो, लेकिन शायद उन्हें उसका जवाब सही लगा, अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने थोड़ी उत्सुकता और हल्की सी मुस्कान दिखलाई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उन्हें लगा शायद ऐसा उत्तर वो नहीं दे सके, लेकिन उसने दिया, क्योंकि शायद वो जो अधिकारी सामने वाले बैठे थे उसने बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। शायद ये भी भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, रिश्वतखोर हो सकते हैं, लेकिन जो सत्य परिस्थिति है उनके सामने वह ला चुका था। फिर दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछा कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो उसने कहा कि यह भ्रष्टाचार की बहने जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते थे। तो यहाँ पर रिश्वत भी कोई अलग बात नहीं है, वह तो भ्रष्टाचार की ही बहन है। रिश्वत यानी कि किसी काम के होने के लिए दिया गया पैसा कई अधिकारी ले लेते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, पैसे लेकर अपना फ़ायदा करते हैं और यह भ्रष्टाचार की बहन है। इसे थोड़े अलग रूप से भी लोग देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजन, परिचित, मित्रों को उपहार दे देते हैं। इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। अगर रिश्वत हम दें तो ये बड़े बड़े काम इससे हो जाते हैं। किसी की अगर रिश्वत हम नहीं देते हैं तो यहाँ पर फाइलें दब जाती है, पदोन्नति रुक जाती है, नौकरी रुक जाती है। यही रिश्वत अगर हम दें तो हमारे सारे कार्य हो जाते हैं, दबी हुई फाइलें बाहर निकल आती है, पदोन्नति भी मिलती है, अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, क्योंकि हम रिश्वत दे देते हैं। तो इस प्रकार उसने जो वास्तविकता थी उस अधिकारी के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। तो इस प्रकार रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। ये सारे काम अगर हो सकते हैं तो रिश्वत देकर ही हो सकते हैं।
तभी यह समाज के माथे पर कलंक है। और पहला था भ्रष्टाचार, दूसरा है रिश्वत। ये दो ही समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। उसे लगा कि यही दो प्रश्न हैं जो मुझे अब तक बाहर खींचते हुए आए हैं, और यही दो प्रश्न पूछ लिए हैं। शायद मेरा उत्तर उन्हें कड़वाहट लगे, सच्चाई जो सामने रख दी थी। और इसी विचार के साथ वह बाहर निकल आता है और जानता था कि उसका यहाँ पर चयन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। लेकिन बात कुछ और ही हो गई। वहाँ पर बैठे जो अधिकारी थे उन्होंने गंभीरता से विचार विमर्श किया, आपस में बातचीत की, परामर्श निकाला कि सचमुच युवक ने तो उत्तर दी है, और जो उत्तर है वो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि खुलेआम उसने बिना झिझक इसका सामना किया और परिस्थिति को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और उसका वह चयन कर लेते हैं। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। और तब जाकर युवक को ये एहसास हो जाता है कि आज तक मैं सत्य की राह पर चल पड़ा था, वही आज मेरे काम आया है। अगर मैं अधिकारियों के हाँ में हाँ डालता रहा या हाँ में हाँ कहता रहता, तो शायद थोड़ी देर के लिए उनके मन को तसल्ली मिल सकती थी, लेकिन उसका चयन नहीं हो सकता था। लेकिन सत्य का साथ उसने नहीं छोड़ा, और सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन सत्य की जीत एक न एक दिन हमेशा होती है, और वह परास्त नहीं होता है, यानी कि वह कभी झूठ नहीं होता है, उसे कामयाबी कभी ना कभी मिलते ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यहाँ पर नैतिकता, सच्चाई जैसे गुणों के बल पर मनुष्य को सच्चाई ज़रूर मिलती है, भले ही समाज में कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों न हो, लेकिन अगर हमारी नैतिकता अच्छी हो, सच्चाई हो, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसी के साथ बच्चों, हमने आज ये दो लघु कथाएँ देखी। दोनों ही छोटी थी, लेकिन अर्थ उसमें बहुत गहरा था। इसको बार बार पढ़ें और इसका अभ्यास करें। इसी के साथ बच्चों, आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।